सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 11 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 मई को। तो हर साल 11 मई को ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भारतीयों की उपलब्धियों और योगदान का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। एक्चुअल में 11 मई 1998 को भारत ने ऑपरेशन शक्ति नाम से राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परमाणु परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और उसके बाद से ही हम हर साल 11 मई को मनाते आ रहे हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में। और इस बार की इसकी थीम क्या रही? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी कि एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अच्छा, ये तो हो गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे। क्या आप मुझे बताओगे नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो याद रखना 28 फरवरी को। अब मई का डे वाला क्वेश्चन आ गया, तो मई में जितने भी इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूं। तो देखो, 1 मई को हमने मनाया इंटरनेशनल लेबर डे, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया, 2 मई को ही वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जो कि मई के पहले रविवार को मनाते हैं, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया, 4 मई को ही कोल माइनर्स डे कोयला खनिक दिवस मनाया, 4 मई को ही वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जो कि मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस बार हमने 4 मई को मनाया। 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स के रूप में मनाया। 5 मई को ही वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया। और इस बार 5 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया। फिर 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया। 7 मई को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपने 61वां स्थापना दिवस मनाया। 8 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। और 8 मई को ही वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया था। और अब 11 मई को ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे मना रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसने मैड्रिड ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीता? तो आंसर होगा एरिना सबालेंका ने। एरिना सबालेंका ये कहां से है? ये बेलारूस से है। बेलारूस की टेनिस प्लेयर हैं ये, और अभी इन्होंने मैड्रिड ओपन में वुमेन सिंगल टाइटल जीत लिया। अच्छा, इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर एशले बार्टी को। एशले बार्टी कहां से है? ये ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी देखो, ये नाओमी ओसाका ये कहां से है? ये जापान से है। अभी आपको याद होगा इनके नाम से लॉरियस सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी 2021 का सम्मान जीता था इन्होंने। और पुरुषों में वो सम्मान किसने जीता था? राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन की टेनिस प्लेयर है। वैसे नाओमी ओसाका ने इस साल जो 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल भी जीता था, जबकि पुरुष सिंगल का टाइटल जीता था, मेन सिंगल का टाइटल जीता था नोवाक जोकोविच ने। और नोवाक जोकोविच कहां के प्लेयर हैं? सर्बिया के प्लेयर हैं। बाकी कोनेरू हम्पी, ये बताओ ये कौन सा गेम खेलती है कोनेरू हम्पी? ये चेस प्लेयर है। और बीबीसी सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी इनको चुना गया था। बाकी बारबोरा स्ट्राइकोवा ये टेनिस प्लेयर है, और किस देश की है? तो चेक रिपब्लिक की है। अब इनका नाम न्यूज में भी था क्योंकि इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो इस प्रश्न से आपको याद रखना है क्या? एरिना सबालेंका ये बेलारूस की प्लेयर है और मैड्रिड ओपन महिला सिंगल का टाइटल इन्होंने जीत लिया। मैड्रिड ये स्पेन की कैपिटल है। आपको याद होगा यहीं पे कोप 25 का आयोजन किया गया था दिसंबर 2019 में। और इस साल जो कोप 26 होगा वो कहां पे होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। तो इस प्रश्न में बहुत सारी मैंने आपको जानकारी दी है, सारी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसने लगातार 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन आप जानते हो ये ब्रिटेन के फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं, और किस कंपनी की कार चलाते हैं? तो मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं। और अभी इन्होंने ही स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2001 जीत ली है। उन्होंने लगातार 5वीं बार ये रेस जीती है। तो पहले नंबर पे रहे लुइस हैमिल्टन, ब्रिटेन के हैं, मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं। सेकंड नंबर पे रहे मैक्स वर्स्टपन, नीदरलैंड से हैं, रेड बुल के ड्राइवर हैं। और थर्ड नंबर पे वोल्टेरी बोटास रहे, जो कि फिनलैंड के हैं और मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं। याद रखना, ये 2021 इस साल की चौथी रेस है। इससे पहले यानी कि सबसे पहले हुई थी इस साल बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, जो कि लुइस हैमिल्टन ने जीती थी।
दूसरे नंबर पे एमिलिया रोमानगा ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, जो कि मैक्स वर्स्टपन ने जीती थी। और तीसरी बार हुई थी पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स, जो कि लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। और इस बार ये चौथी बार हुई कौन सी, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, जिसको भी लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। तो 4 में से 3 तो लुइस हैमिल्टन ने ही जीत लिए। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में एलिफेंट इन द वॉम्ब, ये जो बुक है ये किसने लिखी है? तो आंसर होगा कल्की कोचलिन ने। बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं ये कल्की कोचलिन, और इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी है जिसका नाम है एलिफेंट इन वॉम्ब। तो ये जो बुक है ये गर्भवती माताओं और मातृत्व के बारे में सोचने वाली किसी भी महिला के पालन पोषण के बारे में बताती है। क्या नाम है? कल्की कोचलिन। कौन सी बुक लिखी है? एलिफेंट इन द वॉम्ब। बाकी अमिताभ घोष, इन्होंने बुक लिखी है अभी लिविंग माउंटेन नाम से। शरद पगारे, अभी 30वां व्यास सम्मान मिला था इनको 2020 का, इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और शरण कुमार लिम्बाले, 30वां सरस्वती सम्मान मिला इन्हें इनके उपन्यास सनातन के लिए। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी किस राज्य सरकार ने अपने 9 मंत्रालयों के नाम बदल दिए हैं? तो आंसर होगा तमिलनाडु। अभी आप जानते हो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने कौन? M.K. स्टालिन। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने 34 मंत्रालयों में से 9 के नाम बदल दिए हैं, जैसे कि कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कर दिया, मत्स्य मंत्रालय का नाम बदलकर मत्स्य और मछुआरा कल्याण मंत्रालय कर दिया। उसी तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय का नाम बदलकर चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कर दिया। एक श्रम कल्याण मंत्रालय होता है, उसका नाम बदलकर श्रम कल्याण और कौशल विकास मंत्रालय कर दिया। तो इसी तरह से टोटल 9 मंत्रालयों के नाम बदल दिए हैं तमिलनाडु सरकार ने। अब तमिलनाडु ने बदले तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो, इसकी कैपिटल चेन्नई है। हमने कहा नए मुख्यमंत्री बन गए M.K. स्टालिन। इनकी पार्टी का नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। यहाँ के नए चीफ जस्टिस का नाम भी याद रखो, संजीव बनर्जी है। अच्छा, एशिया की सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? केटल पार्क जिसे बोलेंगे, तमिलनाडु के सेलम में। और जो अमेजन है ये अपना पहला विनिर्माण संयंत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये कहाँ पे खुलेगी? चेन्नई में। अमेजन के नए CEO का नाम भी याद रखो, ND जेसी है। अभी तमिलनाडु सरकार ने फसली ऋण माफी योजना भी शुरू की थी। और भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र ये चेन्नई में स्थापित किया गया। अच्छा, तमिलनाडु का 38वां जिला कौन सा बना है? मयिलादुतुरई। नगर पट्टिनम जिले से अलग होकर बना है ये। उसके अलावा CCTV की निगरानी में दुनिया में टॉप शहर रहा था चेन्नई। पिछली बार चाइना का ताइवान रहा था। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने ही स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की। और भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र यानी कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा तमिलनाडु के थुत्तुकुडी के कुलशेखर पट्टिनम में भारत का दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट स्थापित किया जाएगा। पहला कहाँ है? पहला आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है, जहां से रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं। और तमिलनाडु में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी थी कौन? M वीरलक्ष्मी। तमिलनाडु से एक बच्ची का नाम और याद रखना, M नेत्रा। इन्हें यूनाइटेड नेशन के गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया था। अभी तमिलनाडु के तंजावुर नेती वर्क्स और अरंबवूर वुड नक्काशी को GI टैग मिला था। यहीं के ही हैं डिंडीगुल ताले, जिनको GI टैग मिल चुका है। कंडांगी साड़ियां हो गई, इरोड़ की हल्दी हो गई, ये सब तमिलनाडु के हैं जिनको GI टैग मिला हुआ है। और भारत का पहला संगीत संग्रहालय ये कहाँ पे बना है? तमिलनाडु में। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में वेगई नदी के किनारे मदुरै में स्थित है। और ये जो मंदिर है ये किस शैली में बना हुआ है? तो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। देखो, तमिलनाडु में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिल जाएगा, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, तमिलनाडु में ही है, जो क्षय की सहायता से बना है। बाकी अगर मैं आपसे पूछूं केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? तो कर्नाटक में है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिल जाएगा गुजरात में। एक उत्तर प्रदेश का भी है, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और तमिलनाडु की बात करेंगे, यहाँ का राजकीय पशु नीलगिरी ताहर है। पक्षी है कबूतर, राजकीय पुष्प कुमुदनी है। और राजकीय वृक्ष है ताड़ का वृक्ष। ताड़ का वृक्ष यानी कि पाम ट्री, जो कि RBI के लोगो में भी आपको मिलेगा। चलो, एक प्रश्न आपका जवाब दे दो आप मुझे। जो RBI का लोगो है उसमें एक जानवर भी है, कौन सा जानवर है वो? अभी हम बढ़ते हैं आगे।
अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने सावधान रहिन सेफ रहिन जन जागरूकता अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा बजाज फिनसर्व ने। तो ये पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो कि वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में लोगों को जागरूक करने, उन्हें शिक्षित करने के लिए है। इस अभियान का नाम है सावधान रहिन सेफ रहिन। शुरू किया इसको बजाज फिनसर्व ने, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पुणे महाराष्ट्र में, और इसके सीएमडी कौन है? संजीव बजाज है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 38वें राष्ट्रीय अध्यक्ष 2021-22 के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा उज्ज्वला सिंघानिया। तो अभी उज्ज्वला सिंघानिया को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 38वें राष्ट्रीय अध्यक्ष 2021-22 के रूप में नियुक्त किया गया है, और इन्होंने जानवी फूकन का स्थान लिया, जो 2020-21 में 37वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, 37th, और ये बनी है 38th। नाम है इनका उज्ज्वला सिंघानिया। तो ये जो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है, ये फिक्की की महिला विंग है, जिसे 1983 में महिलाओं के बीच उद्यमशीलता और पेशेवर उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। फिक्की की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसके नए अध्यक्ष बन गए, उनका नाम भी पता हो आपको, उदय शंकर उनका नाम है। देखो बाकी रुमाना सिन्हा सहगल की बात करेंगे, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता। गुनीत मोंगा, फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान जीता था इन्होंने, जिसे कहते हैं नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। बाकी कृति करन तो बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी थी, ये नाम याद रखना ये सारे। बढ़ते हैं आगे। बताइए, अभी हाल ही में किसने सांस्कृतिक विरासत संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आईडी आर्ट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा इंटरपोल। तो अभी इंटरपोल ने एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है आईडी आर्ट। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये क्या करेगा, मतलब इससे क्या करने में मदद मिलेगी? इससे चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करने में, या तस्करी को कम करने में, या आप बोल सकते हो चुराए गए कार्यों और कलाकृतियों को पुनर्प्राप्त करने में मदद मिल सकेगी। मतलब अगर कोई चीज चोरी हो गई है और वो इंटरपोल की लिस्ट में रजिस्टर्ड है, और अगर वो चीज आपको मिल जाती है किसी भी थ्रू, तो आप इस एप्लीकेशन की मदद से पता कर पाओगे कि ये चीज चोरी की है। इंटरपोल की बात करेंगे। इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जुर्गेन स्टॉक। बढ़ते आगे। फिर बताइए, किस प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी कंपनी ने 2 नैनोमीटर की चिप बनाई है, जो कि अब तक की सबसे छोटी और सबसे शक्तिशाली माइक्रोचिप है? तो आंसर होगा आईबीएम ने। तो अभी आईबीएम ने ये घोषणा की है कि उसने 2 नैनोमीटर की चिप बनाई है, जो अब तक की सबसे छोटी और सबसे शक्तिशाली चिप है। वर्तमान में अधिकांश जो कंप्यूटर हैं वो 10 नैनोमीटर या 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। कुछ कंपनियां जो है वो 5 नैनोमीटर चिप भी बना रही हैं। मतलब ये जो संख्या है ना, जितनी कम होती जाएगी प्रोसेसर उतना ही ज्यादा एडवांस होता जाएगा। तो अब तक की सबसे छोटी और सबसे शक्तिशाली माइक्रोचिप जो कि 2 नैनोमीटर की है, वो बनाई है आईबीएम ने। आईबीएम यानी कि, अच्छा आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। स्थापना 1972 में हुई, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और इसके वर्तमान चेयरमैन और सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा है। अच्छा, एक बार एग्जाम में यहां से प्रश्न ऐसा आया था कि बिग ब्लू ये किस कंपनी को कहा जाता है? ये प्रश्न आया था एग्जाम में आपके, तो याद रखना आईबीएम को ही कहते हैं। तो देखिए, इस तरह से इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जो कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, अगर वो आप सुनना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस का मैं ऑडियो बना करके अपलोड कर देता हूं। बीच में हम लोगों ने टॉप 5 इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चंस नाम से भी एक सीरीज स्टार्ट की थी ऑडियोज में, लेकिन कुछ कारणवश वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन अभी फिर से हम उसे कंटिन्यू करेंगे। मैं बस अभी उसी का मटेरियल रेडी कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि वो सीरीज कंटिन्यू रह पाए। और वो ऑडियोज आपको कहां पे मिलेंगे? आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ऑडियो रिवीजन करके आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप खबरी एप्लीकेशन पे चले जाएंगे, वहां पे आप क्रेक एग्जाम जो चैनल है उसको फॉलो कर लीजिएगा, और फॉलो करने के बाद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह के इंपॉर्टेंट ऑडियोज अपलोड हो, उनका बेनिफिट सबसे पहले आपको मिल सके। ये जो टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज होगी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अगर डेली 5 क्वेश्चन करके भी आपको याद हो जाते हैं ये क्वेश्चंस,
तो एक दिन में तो 5 हो गए, दूसरे दिन में 10 हो गए, तीसरे दिन में 15 हो गए, आपको पता भी नहीं लगेगा और आपका जो क्वेश्चन बैंक है वो बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। और वहीं पे आपको डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, रिवीजन वाले वीडियोस के शॉर्ट ऑडियोज भी आपको मिल जाएंगे ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो सके। तो आप उन्हें सुन लीजिएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? तो आंसर होगा हरियाणा ने। अच्छा, टेलीमेडिसिन का मतलब क्या होता है? दूर से ही फोन के थ्रू इलाज करना। सिंपल सी बात है। तो अभी हरियाणा सरकार ने कोविड रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा को शुरू किया है, जिसमें होगा क्या, मरीज को 1075 नंबर डायल करना होगा और ये नंबर डायल करके वो आयुर्वेदिक डॉक्टरों से फोन पर सलाह ले सकेंगे। और तो इस हेल्पलाइन को चलाने के लिए कॉल सेंटर बनाया जाएगा और वरिष्ठ आयुर्वेदिक डॉक्टरों की टीमों को परामर्श के लिए नियुक्त किया गया है। अब बात हरियाणा की है। अच्छा देखो, आयुर्वेद से एक प्रश्न आपको याद रखना है। कौन सा प्रश्न? कि मलेरिया की कौन सी आयुर्वेदिक दवा का उपयोग हल्के कोरोना वायरस के उपचार में किया जा रहा है? तो आंसर होगा आयुष 64। यह आपको याद रखना है, डायरेक्ट प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। अब यह बात हरियाणा की हो रही है, तो ये रहा मैप में हरियाणा। देखो, इसकी कैपिटल चंडीगढ़ हो गई। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अभी जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का जो डेटा आया था उसके अनुसार बेरोजगारी की सर्वाधिक दर आपको मिलेगी हरियाणा में। अभी हरियाणा सरकार ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नाम से एक पहल भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य है सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई को कंटिन्यू रखना। एक्चुअली हरियाणा के करनाल में इसको शुरू किया गया। उसके अलावा बाल गृह में आने वाले बच्चों के लिए यहाँ पे हरिहर योजना भी शुरू हुई है। यहीं पे ही कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू हुई थी और देश की पहली एयर टैक्सी सेवा ये शुरू हुई है हिसार और चंडीगढ़ के बीच में। और कुछ समय पहले हरियाणा सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला व किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना को भी शुरू किया था। परिवार पहचान पत्र योजना को भी यहीं पे शुरू किया गया। अच्छा चलिए, आप बताइए, ये नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? ये करनाल हरियाणा में ही है, तो इतना याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के सबसे हल्के रूप की खोज की है? तो आंसर होगा चाइना ने। तो अभी चाइना के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम 214 की खोज की है, जो कि यूरेनियम का अब तक का सबसे हल्का रूप है। यूरेनियम याद रखना एक न्यूक्लियर फ्यूल है और इसी को यूरेनियम को ही येलो केक के नाम से भी जाना जाता है। कई बार अगर आपसे पूछ लिया जाए किसे कहते हैं येलो केक, यूरेनियम को ही बोलते हैं। और ये एक न्यूक्लियर फ्यूल है जिसका उपयोग कहाँ पे होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। एज अ फ्यूल इसे यूज करते हैं और जिस यूरेनियम को हम यूज करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसे क्या कहते हैं? यूरेनियम 235 कहते हैं। एनरिच यूरेनियम भी आप उसे बोल सकते हैं। और ये प्रश्न तो कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है कि यूरेनियम का कौन सा रूप का उपयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में मोस्टली? तो यूरेनियम 235। और एनरिच यूरेनियम किस रूप को कहते हैं? तो यूरेनियम 235 को। और अभी कौन सा खोजा गया है? यूरेनियम 214। और आपको बता दूं, और इससे कौन सा कण, कौन सा पार्टिकल निकल रहा है? अल्फा पार्टिकल। ये जो यूरेनियम 214 है ये अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन कर रहा है। अब बात यहाँ पे चाइना की है, तो ये रहा मैप में चाइना। कैपिटल इसकी बीजिंग है और यहीं पे आपको मिलेगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी आपको यहीं पे मिलेगा। करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अभी आपको याद होगा चाइना ने नियो 01 रोबोट को लॉन्च किया था। किस उद्देश्य से? अंतरिक्ष में जो मलबा है उसको हटाने के लिए। अभी चाइना ने अपने पहले मंगल रोवर का नाम क्या रखा है? झुरोंग। और ये जो रोवर है ये तियानवेन-1 नाम के यान के साथ गया है। अभी मिलिट्री डायरेक्ट इंडेक्स के अनुसार चाइना के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है और 2020 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश रहा था चाइना। उसके अलावा 2020 में यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी चाइना ही था। उसके अलावा अंकटाड की रिपोर्ट आई थी। अंकटाड का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसकी रिपोर्ट आई थी, उसने बताया था कि 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन था? चाइना ही था। याद रखना 2023 में 18वें एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन जो एशियन कप होंगे ये चाइना में ही होंगे। और 2022 में जो आपके
विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे, ये बीजिंग चाइना में होंगे। 2022 में आपके एशियन पैरा गेम्स भी होंगे चाइना में, जिसका शुभंकर फेई फेई है। और तीसरे एशियन यूथ गेम्स ये आपके 2021 में होने चाइना के शंटाओ में। और 19वें एशियन गेम्स ये 2022 में होने चाइना के हंगझाओ में, जिसका शुभंकर मैस्कॉट है स्मार्ट ट्रिपलेट। तो यहाँ से इतना याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसने मैड्रिड ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता, मेन सिंगल टाइटल? अलेक्जेंडर ज्वेरेव। सबसे पहला प्रश्न तो ये बन जाता है, ये किस देश के प्लेयर हैं? ये जर्मनी के टेनिस प्लेयर हैं और अभी इन्होंने ही मैड्रिड ओपन 2021 में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया और ये इनका दूसरा मैड्रिड ओपन टाइटल है। अच्छा, राफेल नडाल, हमें पता है ये कहाँ से हैं, स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं, किंग ऑफ क्ले कोर्ट इन्हें कहा जाता है और अभी 12वीं बार बार्सिलोना ओपन टाइटल इन्होंने जीता था। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो 2020 में कौन सा ग्रैंड स्लैम नहीं हुआ था? तो याद रखना, विंबलडन ओपन, ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। बाकी स्टेफानोस सित्सिपास, ये कहाँ के प्लेयर हैं पूछा जाएगा तो ये ग्रीक टेनिस प्लेयर हैं। और दानिल मेदवेदेव, ये रशियन टेनिस प्लेयर है। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 8 मई को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस देखिए, अगर सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना मत भूला करें। मैं आपको सेशन के बीच में बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, डिस्टर्ब नहीं करता हूँ कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। सारा फोकस आपकी स्टडी पे रहता है। तो अगर मैं आपके बारे में इतना सोचता हूँ तो थोड़ा सा तो आप भी सोच सकते हैं। वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर करा करें और अपने दोस्तों, अपने यारों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करना है।